नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात शामली उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। हिमांशु ने जो किया वो जघन्य अपराध है, जिसकी उसे सजा भी मिलेगी। लेकिन ये भी सोच का विषय है कि क्या कोई बिना वजह चार लोगों को मार सकता है। इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि उसने किसी बड़े लालच में ऐसा किया हो, या उसका गुस्सा इस स्थिति तक पहुंच गया हो जहां सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, या फिर कोई दुश्मनी। 42 साल के अजय पाठक जाने माने सिंगर थे। भजन गायन में उनका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी नाम था। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला शामली के लाइनपार क्षेत्र में स्थित पंजाबी कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे। ये एक पॉश कॉलोनी है। उनके परिवार में पत्नी स्नेहलता के अलावा एक बेटी वसुंधरा और बेटा भागवत था। जिस मकान में उसका परिवार रहता था, उसके भूतल पर अजय पाठक के चाचा दर्शन पाठक रहते थे। 31 दिसंबर 2019 की सुबह जब दर्शन पाठक सोकर उठे तो उन्हें अपने भतीजे अजय और उसके बच्चों की आवाज सुनाई नहीं दी। दर्शन जब उन्हें देखने ऊपर की मंजिल पर गए तो वहां ताला लगा मिला। उनकी इको स्पोर्ट कार भी वहां नहीं थी। ये देखकर वो समझे कि अजय बीवी बच्चों के साथ ससुराल करनाल गया होगा, क्योंकि अजय ने उनसे पिछली शाम ही कहा था कि वो कल सुबह करनाल जाएगा। जब भी अजय को ससुराल जाना होता था, वो सुबह 5 बजे के समय बीवी बच्चों को लेकर निकल जाया करता था। यह सोचकर दर्शन पाठक अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। अजय पाठक के अन्य भाई उसी कॉलोनी में अलग अलग मकानों में रहते थे। शाम के समय जब वो चाचा दर्शन पाठक के पास आए तो उन्हें पता चला कि अजय अपनी बीवी और बच्चों के साथ करनाल गए हुए हैं। उसी समय एक भाई दिनेश ने अजय से बात करने के लिए उनका फोन मिलाया, लेकिन अजय का फोन बंद मिला। इसके बाद दिनेश ने अजय की ससुराल वालों को फोन किया तो उन्होंने बताया कि अजय और स्नेहलता में से कोई भी यहाँ नहीं आया है। ये सुनकर वो आश्चर्यचकित हो गए। अजय और उनके बच्चे करनाल नहीं पहुंचे तो वे कहाँ चले गए। अजय की कार भी नहीं थी। इससे उन्हें लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कार से बच्चों को लेकर कहीं और घूमने निकल गए हों। लेकिन अजय के फोन का बंद होना घर वालों के मन में शक पैदा कर रहा था। दिनेश पाठक ने अजय की पत्नी स्नेहलता का फोन मिलाया तो उसके फोन ने भी आउट ऑफ कवरेज बताया। दोनों के ही फोन नहीं लगने पर घर वालों की चिंता बढ़नी लाजमी थी। ये जानकारी मिलने पर दिनेश पाठक के घर के अन्य लोग और पड़ोसी भी आ गए। अजय के मकान के ऊपर के फ्लोर का ताला बंद था। वहां मौजूद सभी लोगों को जिज्ञासा हुई कि क्यों ना ऊपर के फ्लोर के दरवाजे पर लगा ताला तोड़कर अजय के कमरे को देख लिया जाए। लिहाजा अजय के भाई ताला तोड़ने की कोशिश करने लगे। किसी तरह ताला टूटा तो लोग कमरे में पहुंचे, लेकिन वहां का दृश्य देखकर सबकी चीख निकल गई। कमरे में अजय पाठक, पत्नी स्नेहलता और बेटी वसुंधरा की खून से लथपथ शव पड़े थे। दृश्य बड़ा ही विभत्स था। घर में 3-3 शव देखकर घर में चीख पुकार होने लगी। रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग भी वहां पहुंच गए। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर इतने भले इंसान और उसके घर परिवार को किसने मौत के घाट उतार दिया। घर में अजय का बेटा भागवत कहीं नजर नहीं आया। वो तो गायब था ही, अजय की कार भी लापता थी। इससे लोगों ने अनुमान लगाया कि हत्यारे भागवत का अपहरण करके ले गए होंगे। इसी दौरान मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने थाना आदर्श नगर में फोन करके इस तिहरे हत्याकांड की सूचना दे दी। थाना प्रभारी करमवीर सिंह उस समय थाने में ही मौजूद थे। सूचना मिलते ही वो पुलिस टीम के साथ पंजाबी कॉलोनी स्थित अजय पाठक के घर पहुंच गए। उस समय वहां भारी तादाद में लोग जमा थे। करमवीर उस कमरे में पहुंचे जहां 3 शव पड़े थे। घटना स्थल का दृश्य बड़ा ही भयावह था। अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहलता और बेटी वसुंधरा के शव फर्श पर पड़े थे। उन सभी के गले किसी धारदार हथियार से काटे गए थे, जिससे कमरे के फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था। कमरे की अलमारियां खुली हुई थी और सामान फर्श पर फैला हुआ था। इससे यही लग रहा था कि हत्यारों ने अलमारी में कोई खास चीज ढूंढने की कोशिश की थी। थाना प्रभारी ने इस मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। मामला एक प्रतिष्ठित परिवार और जाने माने सिंगर की हत्या से जुड़ा था, इसलिए कुछ ही देर में एसपी विनीत जायसवाल और डीएम अखिलेश कुमार सिंह भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एक ही परिवार के 3 लोगों के शव देखकर डीएम और एसपी भी आश्चर्यचकित रह गए। लोगों ने उन्हें बताया कि मृतक का बेटा भागवत गायब है। इसके अलावा अजय पाठक की इको स्पोर्ट कार भी लापता थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे भागवत का अपहरण करके ले गए होंगे। पुलिस को गायब हुए भागवत की भी चिंता होने लगी। हत्यारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचा सके, इसलिए एसपी विनीत जायसवाल ने
सीमावर्ती जिले के पुलिस कप्तानों से फोन से संपर्क कर घटना की जानकारी दे दी और कह दिया कि हत्यारे इको स्पोर्ट कार में बच्चे भागवत को भी साथ ले गए हैं। इस सूचना के बाद आसपास के जिलों की पुलिस भी सतर्क हो गई। पुलिस बैरिकेड लगाकर कारों की चेकिंग करने लगी, पर वो इको स्पोर्ट्स कार नहीं मिली। 31 दिसंबर 2019 की रात के समय पानीपत पुलिस रोड गश्त पर थी। तभी रात करीब 12 बजे टोल प्लाजा के पास एक जलती कार दिखी। पुलिस जब वहां पहुंची तो कार के पास एक युवक खड़ा मिला। पुलिस ने उससे कार में आग लगाने की वजह जाननी चाहिए तो वो वहां से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। पुलिस ने देखा तो ये वही इको स्पोर्ट्स कार थी जिसके गायब होने की सूचना शामली पुलिस ने दी थी। पानीपत पुलिस ने उस युवक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम हिमांशु सैनी बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसने ही शामली में भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी और बेटी की हत्या की है और कार की डिक्की में उनके बेटे भागवत का शव है जो उसने जला दिया है। पुलिस ने हिमांशु सैनी को हिरासत में ले लिया। तब तक फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी आ गए थे। उन्होंने कुछ ही देर में कार की आग बुझा दी। इसके बाद पानीपत पुलिस ने भागवत का अधजला शव बरामद कर उसे सिविल अस्पताल भेज दिया। हिमांशु को हिरासत में लेने की जानकारी शामली पुलिस को भी दे दी गई। पानीपत पुलिस हिमांशु को लेकर थाना सदर लौट आई। अजय पाठक के भाइयों को जब भागवत की हत्या की जानकारी मिली तो उन्हें एक और झटका लगा। हिमांशु सैनी को वो अच्छी तरह जानते थे। वो अजय पाठक का शिष्य था, वो भी सिंगर था और उनके घर आता जाता था। वही घर का सर्वनाश करने वाला निकलेगा ऐसा उन्होंने सोचा तक नहीं था। अगले दिन यानी 1 जनवरी 2020 को थाना आदर्श मंडी पुलिस के साथ विजय पाठक और उनके रिश्तेदार पानीपत के थाना सदर पहुंच गए ताकि पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए भागवत का शव शामली ले जाए। लेकिन जले हुए शव का पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर उस दिन छुट्टी पर था। घर वालों को शामली के अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद 3 अन्य शव भी लेने थे, लिहाजा वे पानीपत से शामली लौट आए। शामली के सरकारी अस्पताल में अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहलता और बेटी वसुंधरा के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके घर वालों को सौंप दिए गए। उधर शामली के थाना आदर्श मंडी के थाना प्रभारी करमवीर सिंह हत्या आरोपी हिमांशु सैनी को पूछताछ के लिए पानीपत से आदर्श मंडी ले आए। शामली के लोगों को जब ये जानकारी मिली कि जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले हिमांशु सैनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो हजारों लोग थाना आदर्श मंडी के बाहर एकत्र हो गए। लोग मांग कर रहे थे कि हत्यारे को उनके हवाले किया जाए, वो उसे खुद सजा देंगे। भीड़ का गुस्सा स्वाभाविक था, लेकिन पुलिस को तो कानून के हिसाब से ही चलना था। लिहाजा वहां पहुंचे एसपी विनीत जायसवाल ने भीड़ को समझाया और भरोसा दिया कि वो हत्यारे को सख्त सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद भीड़ शांत हुई। एसपी विनीत जायसवाल की मौजूदगी में थाना करमवीर सिंह ने अभियुक्त हिमांशु सैनी से इस चौहरे हत्याकांड के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो इस जघन्य हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर शामली के लाइनपार इलाके में स्थित है पंजाबी कॉलोनी। हंसराज पाठक अपने परिवार के साथ यहीं रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 6 बेटे थे। पाठक परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। शहर में होने वाली रामलीला में इस परिवार के बच्चे अलग अलग किरदार का अभिनय किया करते थे। अजय ने 15 साल की उम्र से रामलीला में भिन्न भिन्न किरदारों का अभिनय करना शुरू कर दिया था। इसके बाद अजय पाठक की रुचि गायन के प्रति हो गई। वो भजन गाने लगे। उनकी आवाज और भजन गाने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया, जिससे उनकी ख्याति बढ़ने लगी। इसी दौरान उनका विवाह स्नेहलता से हो गया। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। अजय पाठक के सितारे बुलंदियां छूने लगे थे। भजन गायन के क्षेत्र में उनकी पहचान बन चुकी थी। इसके साथ ही वो 2 बच्चों के पिता भी बन गए थे। भजन गायन में उन्होंने अपनी अलग पहचान तो बनाई, साथ ही काफी पैसा भी कमाया। उनकी अपनी जागरण मंडली थी जिसमें संगीत से जुड़े कई कलाकार शामिल थे। हिमांशु सैनी करीब 2.5 साल पहले अजय पाठक के संपर्क में आया था। वो नजदीक के ही कस्बा कैराना का रहने वाला था। हिमांशु अजय पाठक से बहुत प्रभावित था। वो उनकी तरह सिंगर बनना चाहता था। इस बारे में उसने अजय से बात की तो उन्होंने उसे अपनी मंडली में शामिल कर लिया। भजन मंडली में रहकर हिमांशु गाना बजाना सीखने लगा। शिष्य की मर्यादा निभाते हुए हिमांशु अपने गुरु अजय पाठक की खूब सेवा करता था। जब वो अजय के घर जाता तो उनके पैर तक दबाता था। अजय भी हिमांशु की लगन से खुश थे। वो उसे अपने हुनर देने लगे। इन 2.5 सालों में हिमांशु गाने बजाने के काफी गुर सीख गया था। गुरु के घर उसका अक्सर आना जाना लगा रहता था। कई बार वो उनके यहाँ ठहर भी जाता था। पिछले कुछ दिनों से हिमांशु कुछ ज्यादा ही परेशान था। इसकी वजह थी कि उसने एक बैंक से 5 लाख रुपए का लोन ले रखा था, जिसकी किस्तें वो अदा नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा उसने कुछ लोगों से भी पैसे उधार ले रखे थे। उन पैसों को भी वो चुका नहीं पा रहा था, जिससे वो आए दिन लोगों के तकादों से परेशान हो गया था।
बैंक ने तो उसे पैसे रिकवरी का नोटिस भी भेज दिया था, जिससे उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। इस सब की जानकारी उसने अपने गुरु अजय पाठक को भी दे दी थी। हिमांशु का आरोप है कि अजय पाठक पर उसके मेहनताने के 60,000 रुपए बकाया थे। वो जब भी उनसे अपने पैसे मांगता तो वो उसे न सिर्फ टाल देते बल्कि गालियां देते हुए बेइज्जत भी कर देते थे। हिमांशु पाई पाई के लिए मोहताज था। ऐसे में उसे पैसे मिलना तो दूर बेइज्जती सहनी पड़ती थी। हिमांशु की समझ में नहीं आता था कि वो करे तो क्या करे। हिमांशु चारों तरफ से परेशानियों से घिरा था। 30 दिसंबर 2019 की शाम को अजय पाठक किसी कार्यक्रम से घर लौटे। उस समय हिमांशु भी उनके साथ था। अजय ने अपने मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले चाचा दर्शन पाठक से कह दिया था कि कल सुबह उसे बच्चों के साथ करनाल जाना है। अजय के अन्य 5 भाइयों में से सबसे बड़े सूरज पाठक लुधियाना में रहते हैं। बाकी सभी पंजाबी कॉलोनी में ही अलग अलग रहते हैं। 30 दिसंबर को हिमांशु अपने गुरु अजय के कहने पर वहीं रुक गया। रात का खाना खाने के बाद हिमांशु ने अजय पाठक के पैर दबाए। उस समय हिमांशु ने अजय के सामने अपनी समस्या रखते हुए अपने पैसे मांगे। हिमांशु का आरोप है कि अजय ने उस दिन भी अपशब्द कहते हुए उसे बेइज्जत किया। ये बात हिमांशु को नागवार लगी। उसी समय उसने एक भयानक फैसला कर लिया। उसने तय कर लिया कि वो आज इस बेइज्जती का जवाब जरूर देगा। लिहाजा वो मौके का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अजय पाठक और परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो गए, लेकिन हिमांशु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके दिमाग में खूनी योजना घूम रही थी। रात करीब 4:30 बजे वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठा। हिमांशु वहां अक्सर आता जाता रहता था, इसलिए उसे पता था कि घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है। वो चुपके से मकान के निचले हिस्से में गया। वहां कार में रखी छोटी तलवार और चाकू ले आया। इन्हीं हथियारों से उसने सबसे पहले अपने गुरु अजय पाठक पर वार करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने अजय की पत्नी स्नेहलता, फिर उनकी बेटी वसुंधरा और भागवत को एक एक करके मौत के घाट उतारा। चूंकि ये सभी लोग गहरी नींद में थे, इसलिए वार करते वक्त उनकी चीख तक नहीं निकली। चारों को मौत के घाट उतारने के बाद उसने घर की अलमारियों के ताले तोड़कर नकदी और ज्वेलरी ढूंढी, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। इसके बाद उसने भागवत के शव को उठाकर अजय की कार में रखा। फिर ऊपर वाले फ्लोर का ताला बंद करके वो कार लेकर निकल गया, ताकि लोग समझे कि बदमाश लूट और हत्या के बाद भागवत का अपहरण कर ले गए हैं। दिन में वो इधर उधर घूमता रहा। रात के समय वो पानीपत के टोल प्लाजा के पास पहुंचा। हिमांशु भागवत के शव को आग के हवाले करके सारे सबूत नष्ट कर देना चाहता था, ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके, लेकिन वो पानीपत पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हिमांशु से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उसे कैराना के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। इसी दौरान कचहरी में वकीलों ने हिमांशु को घेर लिया और पुलिस की गिरफ्त से उसे छीनने का प्रयास करने लगे थे। पुलिस ने जैसे तैसे वकीलों को शांत कर आरोपी को जेल तक पहुंचाया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।